हेलो फ्रेंड्स, 6 जनवरी 2022 का पेपर अभी हम सॉल्व कर रहे थे और इसमें जो है हमने सीडीपी और ईवीएस के संबंधित क्वेश्चन आंसर को कर लिया था और एक पार्ट जो है अभी बचा हुआ है सीडीपी का, जिसमें सीडीपी का पेडागोजी का जो सेक्शन है वो अभी बचा हुआ है और जो कि हम इस वीडियो में पूरा कर लेंगे। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 की, तो आप जो है चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पर अवेलेबल कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसमें जितने भी वीडियोज अपलोड किए गए हैं उन सभी वीडियोज़ को एक बार जरूर देख लें, अभी तक आपने यदि नहीं देखा है तो, क्योंकि वो जो है सभी वीडियोज ईवीएस और सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, जो कि जितने भी पेपर हुए थे आपके एग्ज़ाम के ऑनलाइन ऑफलाइन सभी पेपरों को हमने किया है और जो बचे हुए हैं आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हो गए हैं उससे जो है एक बार आपको देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पीछे वीडियोज हमने कर लिए हैं। ठीक है, और आगे की भी जो वीडियोज हैं उनको भी मिस ना करें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आगे भी अपलोड होने वाले हैं। तो आज जो है 2022 का पेपर का हम कर लेंगे 6 जनवरी का। ठीक है, और पेडागोजी का जो है क्वेश्चन होगा सीडीपी का 16 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन है उससे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं या बीपीएससी टीआरई का भी आप यदि तैयारी कर रहे हैं, तो लूसेंट बुक को जो है अभी कवर किया जा रहा है चैनल पर, और प्लेलिस्ट में जो है लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें लूसेंट बुक में जितने भी सब्जेक्ट है सभी को हम कवर कर रहे हैं, और जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में से जो है प्रश्न बार बार पूछे, रिपीटेड प्रश्न है जो पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई एग्जाम में। और टीआरई 4 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आगे भी आप बीपीएससी टीआरई के एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की भी आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियो जो है आपको देख लेना जरूरी है, तो एक बार जरूर देख लें। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को। 15 तक पिछले वीडियो में कर लिया था, 16 से आज शुरू करेंगे। समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। बिल्कुल सही। जो बच्चे जो विद्यार्थी जो भी आते हैं उनकी सामाजिक पहचान क्या है, वो किस वर्ग से आते हैं, क्या वो जो है पिछड़ा हुआ जो है उनकी समाज है या परिवार है, या उनका जो है कौन से जाति से आते हैं, या अन्य किसी चीज़ को जो है आपको नहीं देखना है। ठीक है, आप इससे जो है निरपेक्ष हैं, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है कि किस प्रकार की जो है पृष्ठभूमि से आ रहे हैं ये बच्चे, और निरपेक्ष होकर जो है आप उन्हें अपना रहे हैं, तो यही होगा समावेशन। ठीक है, समावेशन यही होता है कि समावेशी शिक्षा में यही कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, कि बच्चे जो हैं किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हों, किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें जो है अपना कर और एक साथ जो शिक्षा दिया जाता है उसे ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है, उसे ही समावेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 ही इसमें करेक्ट होगा। और देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। अनदेखा नहीं करना है, बल्कि ये देखना है कि जो अलगाव कहाँ पर जो है बच्चों के बीच में जो है अलगाव क्या पैदा कर रहा है, क्या कारण है, इन्हें जो है देखना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, अनदेखा नहीं करना है। भेदभाव को बढ़ावा देना, बिल्कुल भी गलत। मतभेदों के प्रति असहिष्णु रखना, नहीं, सहिष्णु रखना। भागीदारी एवं और जुड़ाव के असमान अवसर, समान अवसर नहीं बोला गया, असमान अवसर देना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे उपयुक्त ऑप्शन 1 है, 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो देखिए, शिक्षक को जो है किससे बचना चाहिए कहा गया है। ठीक है, हर विद्यार्थी को पहचानने और उसका सम्मान करे, तो ये तो करना ही चाहिए एक शिक्षक को। ठीक है, ये हर विद्यार्थी को जो है पहचाने कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो मेरे कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे स्कूल में हैं, और उनका जो है किसी भी सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से वो आते हो, उनका जो है वो सम्मान करे। ठीक है, सबका सम्मान जो है उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें बचना चाहिए बोला गया है। ठीक है, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है। ठीक है, और देखिए, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। शिक्षण की सामग्री में जो है विविधता शामिल किया जाता है, तो ऐसे में जो है बच्चे आसानी से सीखेंगे। ठीक है, तो ये सही, ये भी नहीं होगा इसमें। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता की अभ्यास करें।
कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता के अभ्यास करें। ये भी विभिन्न संस्कृति का जो है कल्चर से जो है बच्चे आते हैं, उनका अलग अलग कल्चर होता है, संस्कृति होता है, उसे जो है हमें महत्व देना है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता देना जो है, इससे जो है बचना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 पे। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? तो डिस्लेक्सिया के बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप नहीं कर पाएगा इस प्रश्न को, लेकिन VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, बार बार जो है रिपीट होता है, पठन वैफल्य करके आता है या डिस्लेक्सिया करके आता है, या पढ़ने में कठिनाई हो सकता है, परेशानी हो सकता है, इस तरह से जो है ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। जो पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है, कठिनाई आती है, उसे ही जो है डिस्लेक्सिया कहा जाता है। तो किस कठिनाई से जुड़ा है? तो ये जो है पढ़ना, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे जो है किसी बुक को जो है अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या उल्टा पढ़ रहे हैं, या उन्हें जो है शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से जो है इसे जो है हम कह सकते हैं डिस्लेक्सिया। आपने तारे ज़मीन पर मूवी यदि देखा है तो आपने उसमें देखा होगा कि जो बच्चा होता है उसे जो है वर्ड से ही नाचता हुआ दिखता है, उसे जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, और टीचर जो है उसके ऊपर प्रेशर बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं इन मूवीज पर भी जो है यही दिखाया जाता है कि डिस्लेक्सिया का ही जो है ये प्रॉब्लम है, उन बच्चों के साथ जो है इस प्रकार से जो है समस्याएं उनके साथ होती है, पढ़ने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है। जैसे कि बोर्ड में जो है उनके मैडम पूछती हैं मूवी में, तो वे जो है नहीं पढ़ पाता है, उसे जो है लेटर नाचता हुआ दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को लेटर नाचता हुआ ही दिखता है, लेकिन स्पष्ट रूप से जो है सेंटेंस को बच्चा नहीं पढ़ पाता है, पढ़ने में उसे कठिनाई आती है, उसे ही हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। ठीक है, डिस्ग्राफिया भी आ सकता है। डिस्ग्राफिया में जो है लिखने की कठिनाई होती है। ठीक है, लिखने से संबंधित जो कठिनाई होती है, बच्चों में लिखने से संबंधित कठिनाई आ रही है, तो ये जो है क्या होगा? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ओके, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? तो देखिए, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे यानी जिन्हें जो है लर्निंग करने में दिक्कत आती है, कोई भी चीज़ सीखने में जो है उन्हें परेशानी होती है, तो इन बच्चों के लिए जो है कौन सा सबसे सही तरीका जो होगा? तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति देना, ये गलत होगा। केवल यहाँ पे दिया गया है, केवल कहीं भी आपको दिखे तो आप समझ जाएंगे कि वो जो है नेगेटिव ऑप्शन होगा। ठीक है, विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत लंबे और बारंबार दत्तकारी दे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। तो जिन्हें जो है लर्निंग से संबंधित परेशानी है, जिन्हें जो है दिक्कतें आती हैं सीखने में, उनके लिए जो है सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प जो है उन्हें दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 4 ही इसमें पॉजिटिव है, ऑप्शन 4 राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 है, प्रतिभावान विद्यार्थी। तो देखिए, जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं उनमें क्या गुण पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। नहीं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो तो नीचे के स्तर का जो प्रश्न होगा वो आसानी से हल कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, नहीं, वो जो है चुनौतीपूर्ण जो कार्य है उसको चुनने में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ना कि सरल कार्यों को। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। मूल बातों को सहज समझ का अभाव होता है, वे जो है हर तरह का जो है जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं वो हर तरह का बातों को जो है आसानी से समझने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मूल बातों को नहीं समझ पाते, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है वो 1 है, जानकारी को जो है जल्दी और सही तरीके से वो अवशोषित करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन 21 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, एक शिक्षक की
रूप में जो है आपको क्या, एक शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए कि किसी प्रश्न का जो है उत्तर देने के लिए, सहज अनुमान लगाने के लिए जो है क्या उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, अवरुद्ध करना चाहिए। तो देखिए बच्चों को जो है उन्हें प्रोत्साहित करना है, ना कि अनदेखा करना है उनको, और दंडित करना है, और ना ही अवरुद्ध करना है। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। उन्हें जो है अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि जो है अनुमान लगाते लगाते जो है वो प्रश्नों का सही उत्तर बता सके। ऐसा नहीं है कि उसमें डर पैदा कर दे, पहले ही कुछ बताए तो उसको जो है दंडित कर दे, तो वो जो है दोबारा प्रयास करने का ही हिम्मत नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और 1 जो है सही है इसमें। क्वेश्चन 22 है, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्ययों पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो देखिए ऑप्शंस है इसमें, विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना। तो देखिए नहीं होगा, बचना चाहिए कहा गया है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, इससे जो है बच्चे और आसानी से समझेंगे। ठीक है, कोई भी संप्रत्यय आपने पढ़ा दिया है, किसी भी विषय को, किसी भी चीज़ को, चैप्टर को आपने पढ़ाया है, तो उसको जो है बच्चे को समझाने के लिए जो है आप उदाहरण का प्रयोग करते हैं। गैर उदाहरण कभी नेगेटिव नहीं होता है, याद रखेंगे। गैर उदाहरण का प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, इससे बचना नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, जो पहले से जो जानकारी है उनको जो है कोई भी नया समस्या आता है तो उसे जो है हम जोड़कर जो है उसे सॉल्व करने के प्रयास करते हैं, तो ये भी जो है करना चाहिए, तो इससे बचना नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना है, इसी से जो है बचना है कि बच्चों को जो है सिर्फ नोट करवाना कि बोर्ड पर आपने लिख दिया और उसे जो है आप लोग नोट कर लो। बच्चा जितने भी हैं विद्यार्थी सबको बोल दिए कि इसे जो है आप अपने कॉपी में लिख लो, इसी बस नकल करने के लिए जो है नहीं कहना है। तो नकल करने के लिए कहना जो है इसी से बचना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन 23 पे आते हैं, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। तो बच्चे जो हैं बार बार विफल हो रहे हैं, वे जो है चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो किस प्रकार से जो है आप समझाएंगे कि बच्चे जो है आसानी से सीख सकें, आसानी से समझ सके। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, बिल्कुल सही। जो बच्चे जो है अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं, जो भी उनके समाज में जो है किस तरह जो है लोग रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो चीज़ भी जो भी आप दिखाएंगे, उनके परिवेश से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, चीज़ें हैं, इन चीज़ों के माध्यम से आप यदि समझाने की कोशिश करते हैं तो वे जो है सफलता को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, नहीं, बच्चों को जो है एक तो समझ नहीं पा रहा है, उसे जो है आप विफलता का कारण यही होगा कि आप जो है उसे जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य को जो है अधिक उसमें जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बल्कि उनके जो दैनिक जीवन दिनचर्या है, दैनिक जीवन का जो से जुड़े हुए चीज़ें हैं, उनको जो है आपको जोड़ना है शिक्षा में, तभी जो है वो सफल हो सकेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो, बिल्कुल नहीं, बल्कि सरल से जो है अमूर्त की ओर बढ़ता हो, उन चीज़ों पर जो है आपको ध्यान केंद्रित करना है, ताकि बच्चे जो है सरल से ही सीखते हैं। अचानक से जो है आप ही खुद अपने से जो है इस चीज़ को मिला सकते हैं कि कल्पना करके कुछ चीज़ को सोचना है, और आप बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते हैं, तो कैसे आप कर सकते हैं। तो सरल से जो है अमूर्त की ओर बढ़ा जाता है, ना कि अमूर्त से सरल की ओर। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट जो होगा ऑप्शन 1 होगा, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, ऑप्शन 1 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे जो सार्थक सीखने के लिए कौन सा जो है महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है। कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, तो देखिए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का यदि आप जो है विकास करते हैं, इससे जो है क्या होगा कि बच्चे जो है और एक दूसरे को के साथ जो है बातचीत नहीं करेंगे, उतना सम्मिलित नहीं होंगे किसी कार्य में, एक दूसरे के जो है कॉम्पिटिटर समझेंगे, तो एक दूसरे का जो है वो अच्छी जो है दोस्ती उनमें नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि और जो है आप इस कंपटीशन को बढ़ावा दे, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का जो है आप डेवलप करें। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना।
बच्चे क्या सोचते हैं किसी चीज़ के प्रति, उनका जो है क्या विचार है, उनका क्या अनुभव है, वो अपने बता रहे हैं, इसको जो है आपको जगह देना। बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है सेकंड। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना। देखिए सीखने के लिए जो ये भी सही है, तो ऐसा उदाहरण देना कि जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन 4 कि ऐसा उदाहरण आप दे रहे हैं जिससे बच्चे का जो है सामाजिक संदर्भ से बिल्कुल भी वो जो है मैच नहीं करता है, बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, तो वो जो है और नहीं समझ पाएगा, उसे और समझने में ऐसे में कठिनाई होगी। ठीक है, तो देखिए 2 ऑप्शन इसमें सही दिख रहे हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, अधिक जो है ये जो है ऑप्शन 3 जो है ये सब उपयुक्त किसके लिए होता है, पृथक खंडों में जो बच्चे जो है नहीं समझ पा रहे हैं, जिन्हें जो है लर्निंग संबंधित जो विकार है, उनके लिए जो है इस प्रकार से यदि आप जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें जो है थोड़ा आसानी होती है। लेकिन नॉर्मल बच्चों के लिए जो है सार्थक सीखने के लिए जो है बच्चों के विचारों और अनुभव को जो है आपको सबसे पहले जगह देना होगा, तभी जाकर जो है आप सार्थक जो है रूप से सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 में। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो देखिए किससे बचना बहुत ही खतरनाक वर्ड है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें जो है कभी भी आपको जो है नेगेटिव वर्ड ही चूज करना है, नेगेटिव ऑप्शन को ही चूज करना है, याद रखेंगे। ओके, कोई भी आपको परीक्षा में जो है इस प्रकार के दिखे कि किससे बचना चाहिए, बचना वर्ड जब भी आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि इसमें जो है हमको नेगेटिव ऑप्शन को ही चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक को जो है किससे बचना चाहिए पढ़ाते समय। ठीक है, उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, ये भी नहीं होगा। गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो वो जो है बच्चे और आसानी से सीख सकते हैं। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर, ये ही आपका सही होगा कि आप जो है सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। डायरेक्ट आप किसी भी विषय पर जो है आप उसके प्रति जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे जो है नहीं समझ पाएंगे। तो शिक्षक को जो है ये करने से बचना है, उन्हें जो है सबसे पहले सरल चीज़ों को बताना है, उससे संबंधित जो भी सामान्य चीज़ें हैं उनकी पहले जानकारी देना है, उसके पश्चात जो है जटिल प्रक्रियाओं की ओर बढ़ना है, जटिल अवधारणाओं को जो है समझाना है। ठीक है, तो ये ठीक ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ओके, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, ये तो जरूरी होता है, लेकिन इसमें जो है बचना नहीं है, इसे ये देना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 में। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। तो देखिए क्या चीज़ का जो है वो विकास कर रहा है, क्या करके देख लेते हैं थोड़ा ऑप्शंस है इसमें। विलंबित नकल, अहम केंद्रीयता, अधिसंज्ञान, अधि औचित्य। ठीक है, तो विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। उसने जो है प्रश्न का उत्तर दे दिया है, उसके पश्चात जो है वो क्या कर रहा है, विचार कर रहा है किसने जो है मुझे मदद किया कि मैं जो है ऐसा कर पाया, यानी कि मैं प्रश्न का जो है उत्तर दे पाया। तो इसमें जो है देख लेते हैं। विलंबित नकल करने से जो है वो कभी आंसर नहीं दे पाता। अहम केंद्रिता, ये भी नहीं होगा। अधिसंज्ञान बिल्कुल सही। अति औचित्य नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अधिसंज्ञान हो जाएगा। अधिसंज्ञान के कारण ही जो है बच्चा जो है प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हुआ है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 पे। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है। तो देखिए निर्देश को जो है क्या कहा जाता है, कलन विधि, स्वत शोध प्रणाली, साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। तो लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को जो है इसे साधन लक्ष्य विश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, कैसे जो है आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसके चरण को जो है समझाना, निर्देश देना, इसे क्या कहा जाता है, साधन लक्ष्य विश्लेषण। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 पे। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है।
तो देखिए ऑप्शन है अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। तो देखिए भ्रांतियां जो होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है बच्चों में भ्रांतियां हैं तो उन्हें जो है दंड देना है या उन्हें जो है गलत समझना है या ये सोचना है कि इसका जो है दिमाग ही ठीक नहीं है, ये कुछ ही नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ भावना जो है आपको डेवलप नहीं करना है। ओके, तो देख लेते हैं ऑप्शंस। अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, क्या बच्चों में जो है भ्रांतियां हैं तो क्या उनका जो है तर्क करने का जो क्षमता है वो नहीं है, या उनका जो सोच है गलत है? नहीं, ऑप्शन गलत है, ठीक है। उच्च क्रम की भावनात्मक, क्या उनमें जो है उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं हैं, इसका ये मतलब हुआ? नहीं, ये भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ पा रहा है, भ्रांतियां है उसमें, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो जो है उसका और क्षमता जो है बहुत डेवलप है, और कमी भी नहीं है और डेवलप भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, तो ये भी नहीं होगा। ये है कि अवधारणाओं के बारे में जो है भोली और सहज समझ है उसमें, इसीलिए जो है ये जो है आपको समझना है कि बच्चों में जो है उस अवधारणा के प्रति जो है उसका समझ जो है वो भोली है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। गंभीर संज्ञानात्मक कमी और तंत्रिका संबंधी विकार, क्या उनमें जो है गंभीर संज्ञानात्मक विकार है और तंत्रिका संबंधी उनमें विकार है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 ही इसमें करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? ऑप्शन से जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है जब बच्चा जो है खुद को जो है मानता है कि मेरे कारण से ही जो है मैं असफल हूँ, तो क्या ये जो है गर्व की का कारण बन सकता है? नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और देखिए जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट और अच्छा, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, बिल्कुल सही। बच्चे जो हैं कब गर्व महसूस करेंगे? जब वो उनमें जो है उन्हें ये लगेगा कि उन्होंने जो सफलता हासिल की है उसके पीछे वो स्वयं है, उन्होंने स्वयं की मेहनत से यही जो है हासिल किया है, ना कि किसी का चीट करके या किसी तरह से जो है या असफल हो रहे हैं तो ये सोच कर कि उनके कारण से मैं असफल हो गया या मेरे कारण से, मैं खुद के कारण से असफल हो गया, ऐसा सोच कर नहीं होगा, ठीक है। तो या ये सोचकर कि उसके कारण से ही जो मैं सफल हुआ, ऐसा सोचकर जो है वो कभी गर्व नहीं कर पाएंगे। तो स्वयं की सफलता पर जो है गर्व करने के लिए जो है स्वयं से कार्य करना पड़ता है, स्वयं से मेहनत करना पड़ता है, तो यही जो है इसमें बताया जा रहा है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है तो बच्चे जो है गर्व महसूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो 6 जनवरी 2022 का पेपर का हमने जितना भी क्वेश्चन था CDP का, उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और इससे पहले एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है और EVS से संबंधित भी हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया है, उसे भी आप जरूर देख लें। तो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्ययों की समझ बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है। और देखिए मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ दंड से बचने के लिए यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ आप जो है फर्स्ट आने के लिए पढ़ रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, तारीफ के लिए जो है यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये भी जो है नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। यही जो है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। तो इस वीडियो का, इस पेपर का जो है जितने भी CDP का क्वेश्चन था हमने कर लिया है और EVS का भी क्वेश्चन जो है अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आगे जो है हम नेक्स्ट पेपर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर 2022 का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।